हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर वी मीना सर विनायक एजुकेशन ग्रुप बागेर की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं आपके सामने 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य लेकर उपस्थित हुआ हूं, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो, तो सबसे पहला टॉपिक है अपना इस लेसन में, वो है पोषण, न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखो, मानव भोजन के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है और उस पोषण के उपरांत जो ऊर्जा उसको प्राप्त होती है, उसी ऊर्जा से वो अपने दैनिक कार्यों को संपादित करता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं पोषण की। तो देखो, मानव द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करने के पश्चात उसमें उपस्थित पोषक तत्वों का उपयोग करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण कहलाती है। तो देखो, मानव द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करने के पश्चात, अर्थात भोजन खाने के बाद उस भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का उपयोग करने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पोषण कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो बच्चों, कि मानव द्वारा, देखो सबसे पहले मानव भोजन ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करने के पश्चात उस भोजन का पाचन होता है, यानी कि जो भोजन के जो जटिल अवयव है वो सरल अवयवों में टूटते हैं और फिर उस सरल अवयवों के रूप में अपने शरीर द्वारा उनका उपयोग किया जाता है, और ये पूरी प्रक्रिया पोषण कहलाती है। तो मानव द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करने के पश्चात उसमें उपस्थित पोषक तत्वों का उपयोग करने की जो प्रक्रिया है वो पोषण कहलाती है। ठीक है, अब देखो, जो पोषण है वो जीवन का आधार है। पोषण जीवन का आधार है। जीवों के द्वारा जीव पोषण के रूप में अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थ ग्रहण करता है और ये पदार्थ पाचन क्रिया के माध्यम से जीव के शरीर का अंग बनकर विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।
विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो देखो पोषण जीवन का आधार है। ठीक है, यानी कि बिना पोषण के जीवन जीना आसान नहीं है। ठीक है, और जीव पोषण के रूप में अपने आसपास के वातावरण से विभिन्न पदार्थों को ग्रहण करता है और यही पदार्थ पाचन क्रिया के माध्यम से जीव के शरीर का अंग बन जाते हैं और उसके बाद में उस जीव के शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के पश्चात हमारे शरीर के अंदर उस भोजन का पाचन होता है और पाचन होने के पश्चात में उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा के द्वारा हम हमारे दैनिक कार्यों को संपादित करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले पोषण की डेफिनेशन। पोषण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन, मानव द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करने के पश्चात। ठीक है, मानव द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करने के पश्चात उसमें उपस्थित पोषक तत्वों का उपयोग करने की जो प्रक्रिया है वो पोषण कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में सिंपल लैंग्वेज है। देखो पोषण जीवन का आधार है। जीव पोषण के रूप में अपने आसपास के वातावरण से विभिन्न पदार्थों को ग्रहण करता है। ठीक है, और यही पदार्थ पाचन क्रिया के माध्यम से उस जीव के शरीर का अंग बन जाते हैं और उस जीव के शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम संतुलित भोजन। बैलेंस डाइट। इसको बोलते हैं हम बैलेंस डाइट। तो ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी घटक बोल दो या अवयव बोल दो, एक ही बात है। भोजन के सभी घटक या अवयव उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं। संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा जिसमें भोजन के सभी घटक या अवयव, घटक बोलो या अवयव बोलो, कंपोनेंट, भोजन के सभी घटक या अवयव उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं, संतुलित भोजन कहलाता है। यानी कि न तो आवश्यकता से ज्यादा न कम, उचित मात्रा एवं उचित अनुपात मीन्स
ना तो आवश्यकता से ज़्यादा और ना आवश्यकता से कम। ऐसा भोजन क्या कहलाएगा? संतुलित भोजन कहलाता है। ठीक है, अब देखो संतुलित भोजन से क्या क्या फायदे हैं, यहाँ अपन इसके बाद लाभ की बात करें तो देखो संतुलित भोजन शरीर को मजबूत बनाता है, दिमाग को तेज करता है, दिमाग को तेज बनाता है और शरीर को रोगों से लड़ने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ये सब संतुलित भोजन करने से ये सब चीज़ें अच्छी रहती है। शरीर मजबूत रहेगा, दिमाग तेज रहेगा और रोगों से लड़ने के लिए शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी रहेगी। यानी कि संतुलित भोजन ग्रहण करने से शरीर मजबूत बनता है, दिमाग तेज बनता है और रोगों से लड़ने के लिए शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अधिक होती है। ठीक है, तो ऐसा आहार डेफिनेशन में क्या है? ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी घटक या अवयव उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं संतुलित भोजन कहलाता है। और इसके क्या क्या फायदे हैं? संतुलित भोजन शरीर को मजबूत बनाता है, दिमाग को तेज करता है और रोगों से लड़ने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, अब देखो अब जो अगला टॉपिक है वो है कुपोषण। क्या है? कुपोषण। तो संतुलित भोजन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले डेफिनेशन ध्यान रखना कि ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी अवयव या घटक उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं संतुलित भोजन कहलाता है। और जो संतुलित भोजन करने से जो फायदे हैं या जो बेनिफिट है वो क्या क्या है? कि संतुलित भोजन शरीर को मजबूत बनाता है, अपने दिमाग को तेज करता है और रोगों से लड़ने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, अब देखो छोटा सा हेडिंग इसके बाद में भोजन की जो घटक है वो कौन कौन से हैं, थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। भोजन के घटक तो देखो ये अवयव, इसमें देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं रेशे। ठीक है, तो ये भोजन घटक है। खनिज लवण, जल एवं रेशे, फाइबर। ठीक है, अब देखो ये ध्यान रखना भोजन के कौन कौन से घटक? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल एवं रेशे। ये सब क्या है? भोजन के घटक है, कंपोनेंट ऑफ फूड।
ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं हम कुपोषण। देखो पोषण दो प्रकार का होता है, सुपोषण, कुपोषण। अगर व्यक्ति लगातार उसको संतुलित भोजन मिल रहा है तो वो कहलाएगा सुपोषण या अच्छा पोषण। लेकिन किसी कारणवश, जैसे इसके कई कारण हैं, देखो कुपोषण के कारण अशिक्षा है, निर्धनता है, बहुत से गरीब लोग होते हैं जिनको संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है, ठीक है, और वो व्यक्ति कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। अशिक्षा भी इसमें एक सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। लोगों को जानकारी नहीं है कि संतुलित भोजन क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, इसी कारण वो संतुलित भोजन नहीं कर पाते हैं और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो देखो सिंपल सी परिभाषा है कि लंबे समय तक संतुलित, लंबे समय तक असंतुलित भोजन ग्रहण करने से उत्पन्न हुई पोषण विसंगति, इसी चीज को बोल सकते हैं अपन रोग की स्थिति, कुपोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी कुपोषण की कि अगर कोई व्यक्ति लगातार असंतुलित भोजन ग्रहण कर रहा है तो असंतुलित भोजन ग्रहण करने के कारण उसके शरीर में पोषण विसंगति या रोग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और यही रोग की स्थिति क्या कहलाती है? कुपोषण कहलाती है। ठीक है, तो कुपोषण का जो मुख्य कारण क्या है वो क्या है? लंबे समय तक या लगातार असंतुलित भोजन ग्रहण करना, और लगातार असंतुलित भोजन ग्रहण करने के कारण व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक है, अब कुपोषण अलग अलग कारण से हो सकता है। अगर प्रोटीन की कमी से हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम प्रोटीन कुपोषण, विटामिन की कमी से हो रहा है तो विटामिन कुपोषण। ठीक है, तो हम इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है विटामिन कुपोषण। ठीक है, तो ध्यान रखना भोजन के घटक या अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल एवं रेशे। ठीक है, उसके बाद में कुपोषण की डेफिनेशन कि लंबे समय तक या लगातार भी लिख सकते हो, लंबे समय तक असंतुलित भोजन ग्रहण करने से उत्पन्न हुई पोषण विसंगति या इसी को बोल सकते हैं हम रोग की स्थिति, कुपोषण कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम विटामिन कुपोषण। देखो जो विटामिन होते हैं हमारे भोजन में बहुत सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं। विटामिन कुपोषण विटामिन कुपोषण। ठीक है, तो देखो इसमें एक टेबल बनाता हूं मैं, क्रम संख्या विटामिन कमी से होने वाला रोग, और इधर लिखेंगे अपन लक्षण। ठीक है, तो जो सबसे पहले आएगा अपना विटामिन ए, इसका जो रासायनिक नाम है ब्रैकेट में लिखता हूं मैं रेटिनॉल।
कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। कमी से होने वाला रोग रतौंधी, नाइट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। लक्षण रात्रि या प्रकाश में कम दिखाई देना, या इसलिए रात्रि में, रात्रि के अंधेरे में, रात्रि में कम दिखाई देना। रात्रि में कम दिखाई देना। दूसरा है अपना विटामिन B1, इसका जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। कमी से होने वाला रोग है बेरी। इसके लक्षण है हृदय धड़कन, कम हो जाती है, तंत्रिका, वो पेशियां, कमजोर हो जाती है। थर्ड है अपना विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। कमी से होने वाला रोग है राइबोफ्लेविनोसिस। इसके लक्षण है मुख के किनारों व होठों की त्वचा का फटना, त्वचा का फटना, स्मृति में कमी होना। फोर्थ है अपना विटामिन B3, इसका जो नाम है दूसरा रासायनिक नाम नियासिन। कमी से होने वाला रोग है पेलेग्रा। और इसके जो लक्षण है जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ना या पपड़ियां उतरना, पपड़ियां पड़ना। मैं ऊपर लिखता हूं जो पांचवा विटामिन है अपना वही है यहाँ पर क्रम संख्या विटामिन। कमी से होने वाला रोग और इधर लक्षण। क्रम संख्या 5 पे आपका
विटामिन B12 और इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन कमी से होने वाला रोग है रक्ताल्पता, इसी को बोलते हैं अपन एनीमिया। लक्षण में आ जाएगा खून की कमी, खून की कमी हो जाती है। और जो छठा विटामिन है वो है विटामिन सी। इसका जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। कमी से होने वाला रोग है। इसका भी लक्षण है मसूड़ों से खून आना, और एक लक्षण है इसका त्वचा पर चकत्ते बनना। एक और लक्षण है गांव का देरी से बढ़ना। और जो सातवां है वो है विटामिन डी। इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, या इसी को बोलते हैं अपन सूखा रोग, ड्राई डिजीज। इसके लक्षण हैं पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, यहाँ लिखता हूं मैं ब्रैकेट में, मुड़कर धनुषाकार हो जाती है, धनुष के आकार की धनुषाकार हो जाती है। और एक और लक्षण है घुटने पास पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था विटामिन कुपोषण। इसमें पहला विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी, जिसको क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस इंग्लिश में। लक्षण है रात्रि में कम दिखाई देना। दूसरा विटामिन है B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी रोग का लक्षण है हृदय की धड़कन कम हो जाती है, तंत्रिका और पेशियां कमजोर हो जाती है। तो देखो एग्जाम में आपसे लक्षण से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विटामिन की कमी से तंत्रिका व पेशियां कमजोर हो जाती है, तो आपका आंसर क्या आएगा? विटामिन B1। ठीक है, तो इसमें लक्षण इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ आ जाए कि जीभ और त्वचा पर पपड़ियां पड़ना या पपड़ियां उतरना किस विटामिन की कमी का लक्षण है, तो फिर आपको क्या लिखना है? विटामिन B3। या यूं पूछ ले कि जीभ और त्वचा पर पपड़ियां पड़ना किस रोग के लक्षण है, तो फिर रोग का नाम क्या आएगा? पेलेग्रा। ठीक है,
इस प्रकार से विटामिन B2 है, इसका जो नाम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से जो रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस, और इसका जो मुख्य लक्षण है मुख्य किनारों और होठों की त्वचा का फटना। ठीक है, इसी प्रकार से हमने बात विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रक्ताल्पता या एनीमिया, और इस रोग में क्या होता है शरीर में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बन रहा है 1 नंबर का कि खून की कमी किस विटामिन की कमी से होती है, तो क्या आएगा विटामिन B12। ठीक है, फिर विटामिन C इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा विटामिन C आंवले में पाया जाता है, अम्बेलिका ऑफिसिनालिस आंवला विटामिन C का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो विटामिन C इसका रासायनिक नाम है स्कोर्बिक अम्ल, कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। ठीक है, और इस विटामिन की कमी से उत्पन्न होने वाले जो मुख्य लक्षण है मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना। ठीक है, अब आगे विटामिन D है कैल्सीफेरॉल, इसके विटामिन C में देखो 2 और लक्षण है, जैसे ये तुम्हारी बुक में 2 दे रखे हैं, लेकिन ध्यान रखना विटामिन C की कमी से एक तो घाव देरी से बढ़ते हैं, ठीक है, और जोड़ों में दर्द होता है। ये 2 अतिरिक्त बता रहा हूं मैं, आप ध्यान रख लेना कि घाव देरी से बढ़ते हैं और जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, विटामिन D की बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, और इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, और इसी को बोलते हैं हम सूखा रोग या ड्राई डिजीज। यानी कि इस रोग में ये जो रिकेट्स या सूखा रोग है उसमें व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है। ये जो बच्चों में अधिकतर होता है रिकेट्स, पैरों की हड्डियां मुड़ जाएगी और मुड़कर ये धनुष के आकार में बदल जाएगी, घुटने पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें से हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप ढंग से देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रोटीन कुपोषण, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना प्रोटीन कुपोषण। ठीक है, ओके।